नमस्कार मित्रों, हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं हमारे जेआईबी एनसीआईबी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ लेकर आया हूं अपनी रिटेल बैंकिंग का जो हमारा 2022 का जून वाला एग्ज़ाम, जुलाई वाला एग्जामिनेशन हुआ था। उसमें 8 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन फरवरी वाले हैं, कुछ क्वेश्चन जुलाई वाले हैं। इससे आपको पता चल पाएगा कि किस तरह का पैटर्न CIVF जो है पूछ रही है रिटेल बैंकिंग के संदर्भ में। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग इसमें हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, आपकी प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। आप देख पाएंगे कि आप यदि कुछ टॉपिक को छोड़ रहे हैं तो उसे छोड़कर ना जाएं, उस टॉपिक को कंप्लीट करके जाएं। इसके अंदर डिजिटल बैंकिंग के भी सवाल हैं और रिटेल बैंकिंग के तो है ही हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी फीचर्स ऑफ CRM सॉफ्टवेयर। आपसे सवाल पूछा गया है कि जो CRM सॉफ्टवेयर होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसका प्राइमरी फीचर कौन सा है। ऑप्शन 1 था मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। ऑप्शन 2 था जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी और लोकेशन बेस्ड सर्विस। ऑप्शन 3 था कॉन्टैक्ट सर्विस सेंटर ऑटोमेशन। अब देखिए, ये तो हमारा 1, 2 एंड 3 है। क्वेश्चन का ऑप्शन है 1 एंड 2 ओनली। 1 एंड 2 एक्चुअली में 1 एंड 3 होगा, गलती से 1 एंड 2 दोबारा लिखा गया है। सी है 2 एंड 3 ओनली और डी है 1, 2 एंड 3 ऑल। दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 1, 2 एंड 3 ऑल। यानी कि दोस्तों, चाहे आपका मार्केटिंग ऑटोमेशन हो और सेल्स फोर्स ऑटोमेशन हो, ये भी CRM सॉफ्टवेयर का फीचर है। जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी और लोकेशन बेस्ड सर्विस, ये भी हमारा CRM सॉफ्टवेयर का फीचर है। और कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन भी हमारा CRM सॉफ्टवेयर का फीचर है। आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। For failed ATM transaction, a customer of the bank may take a recourse to banking ombudsman in case of non-receipt of reply to his initial complaint from the bank within। यानी कि मान लीजिए कोई ATM ट्रांजेक्शन फेल हो गया तो किसी बैंक का जो कस्टमर है वो बैंकिंग ओम्बड्समैन को रिकोर्स ले सकता है। यदि मान लीजिए कि उसको इनिशियल जो उसने कंप्लेंट डाला था उसका और उसको रिसीप्ट नहीं मिला, तो कितने दिनों में ये रिकोर्स ले सकता है। 10 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में, या कोई टाइम लिमिट नहीं है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 डेज। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अपने प्लान्स के बारे में बता दूं। रिटेल बैंकिंग के हमने प्लान डाल रखे हैं ताकि आपको रिटेल बैंकिंग का कंटेंट आसानी से मिल जाए, स्टडी मटेरियल आपको आसानी से मिल जाए, आपको केवल पढ़ना है। दोस्तों, प्लान ए में आपको PDF मिलेगा, इसके अंदर थ्योरी और MCQs दोनों इंक्लूडेड हैं, प्लस 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, प्लस टेलीग्राम पे MCQ डिस्कशन होगा और प्लस वीडियोज़ होंगे। इसका कॉस्ट आपको पड़ेगा ₹300। प्लान बी में दोस्तों आपको PDF मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे और वीडियोज़ मिलेंगे। इसका कॉस्ट पड़ेगा आपको ₹250। इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं जैसे मैं आपको अपलोड करके दे रहा हूँ, उसका PDF आपको मिलेगा। प्लान से में दोस्तों आपको PDF मिलेगा और फिर थ्योरी मिलेगा, उसका MCQs मिलेगा। और दोस्तों, प्लान डी में आपको 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे वो खासकर। इसका कॉस्ट है ₹89। यदि इन सभी को आप प्लान्स को लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप प्लीज़ मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 8292857381 पे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन लीड टू एन अनफेवरेबल क्रेडिट स्कोर। यानी कि अनफेवरेबल क्रेडिट स्कोर के पीछे कौन सा फैक्टर रहता है। अवॉइडिंग ओवर लिवरेजिंग, टू मेनी फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट सच एज अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन अमॉन्ग फैमिली मेम्बर्स, ऑन टाइम लोन EMI पेमेंट, टू मच अनसिक्योर्ड क्रेडिट सच एज मल्टीपल पर्सनल लोन। तो आपका क्रेडिट स्कोर अनफेवरेबल कब होगा बताइए। तो ऑप्शन डी सही होगा कि यानी मान लीजिए आपने बहुत सारा अनसिक्योर्ड क्रेडिट ले लिया है, जैसे कि मल्टीपल पर्सनल लोन ले लिया है, इस कारण से। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कशन करते हैं। इन विच स्टेज among different processes of marketing and organization undertake a detailed examination of the market and marketing environment in which it would be introducing its product। मतलब आपको बताना है कि कौन से स्टेज में, मार्केटिंग का बहुत सारा स्टेज होता है ना, तो उसमें से कौन सा ऐसा स्टेज है जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एक डिटेल एग्जामिनेशन करती है मार्केट का और मार्केटिंग एनवायरनमेंट का, जिसमें ये अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती है। मार्केट प्लानिंग, मार्केट इम्प्लीमेंटेशन, मार्केटिंग एनालिसिस, मार्केटिंग कंट्रोल। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मार्केटिंग एनालिसिस। तो मार्केटिंग एनालिसिस में दोस्तों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक डिटेल एग्जामिनेशन करती है मार्केट का और मार्केटिंग एनवायरनमेंट का, इन विच इट वुड बी इंट्रोड्यूसिंग इट प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांस रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन में बी कंसिडर्ड। यानी कि लोन का रिस्ट्रक्चरिंग किस सर्कमस्टांस में कंसिडर किया जाएगा। पहला, अनफॉर्सीन इवेंट, मेजर इलनेस, सोशल फंक्शन रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट आउटले ऑफ फंड इन फैमिली ऑफ द बोरोवर और एनी अदर सर्कमस्टांस दैट मे अफेक्ट द रिपेमेंट कैपेसिटी। In case of salaried class borrower who are on loss of pay due to lockout, strike, disciplinary action, delayed payment of salary by employer, delayed completion of the housing project, death or disability of the borrower. Fifth है default in meeting payment, repayment obligation to the lender and has diverted the fund for other purpose not in terms of sanction। तो आपको बताना है कि रिस्ट्रक्चरिंग कहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। 1, 3, 4 and 5, 1, 2, 4 and 5, 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 5, ऑल ऑफ दिस।
तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी 1, 2, 3 एंड 5। 4 में नहीं। मान लीजिए कि बोरोवर का डेथ हो गया या डिसेबिलिटी हो गया तो उस केस में रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कंसीडर करते हैं, बाकी चारों केस में हम लोग रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे उस पार्टिकुलर लोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटेल बिजनेस मॉडल अप्रोच कंबाइंस ऑल सोशियो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट विद कोहेसिव अप्रोच टू टैकल बिजनेस प्रॉब्लम। यानी कि यदि आपको बिजनेस प्रॉब्लम को टैकल करना है तो कौन सा रिटेल बिजनेस मॉडल है जो कि सारे के सारे सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को कोहेसिव अप्रोच के साथ कंबाइन करते हैं। डिपार्टमेंटल अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच, स्ट्रेटजिक बिजनेस अप्रोच, सोशियो इकोनॉमिक अप्रोच। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच। दोस्तों यदि आपको इस तरह के कंटेंट चाहिए, आपको एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें थ्योरी हो, उसके बाद एमसीक्यूज हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, तो दोस्तों आपको प्लान को ऑप्ट कीजिए। प्लान में आपको सारा चीज़ मिलेगा, ठीक है। आपको वीडियोज़ मिलेंगे, थ्योरी मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, फुल एंड मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें दोस्तों आपको 400 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, ठीक है। डिटेल जानकारी के लिए नीचे मैं आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करें। जहाँ तक इस सवाल का, तो दोस्तों इस सवाल में मैंने आपको बताया कि जो हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है उसमें रिटेल बिजनेस मॉडल ऐसा अप्रोच है जो कि सारे सोशियो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को कोहेसिव अप्रोच के साथ कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, होस्ट सिक्योरिटी मॉडल इज स्पेशल सिक्योरिटी प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर विच वेयर कार्ड डाटा आर स्टोर्ड, इंक्रिप्शन प्रोग्राम जनरेशन मॉड्यूल, अ हार्डवेयर पीस दैट अ मालवेयर कैन नॉट क्रॉस, अ टेम्पर प्रूफ हार्डवेयर। तो होस्ट सिक्योरिटी मॉडल क्या होता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है इंक्रिप्शन प्रोग्राम जनरेटेड मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर मार्केटिंग ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट। दोस्तों जो भी सवाल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आप 100% गारंटेड प्रीवियस ईयर पूछा गया। ये मैंने मेमोरी बेस्ड रिकलेक्टेड क्वेश्चन है, जो लोग एग्जाम देकर आते हैं उनके द्वारा बताया गया क्वेश्चन सब है, एग्जैक्ट ऑप्शंस भी है। तो आप देख सकते हैं कि आप अपने प्रिपरेशन की लेवल क्या है आपकी। तो इनमें से कौन सा मार्केटिंग ऑफ रिटेल प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट के लिए यूज़ नहीं होता है, बल्क एसएमएस, ईमेल कैंपेन, सोशल मीडिया, डीडीओएस। तो करेक्ट आंसर इसका डीडीओएस। बाकी तीनों का हमारा मार्केटिंग के लिए यूज होता है, चाहे बल्क एसएमएस हो, ईमेल कैंपेन हो या हमारा सोशल मीडिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टॉपिंग अप ऑफ अ हाउस लोन जनरली इन्वॉल्व्स। टॉपिंग अप में क्या होता है, सैंक्शनिंग ऑफ एडिशनल लोन ओनली फॉर एक्वायरिंग सेकंड हाउस और फ्लैट, सैंक्शनिंग ऑफ एडिशनल लोन ओनली फॉर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, सैंक्शनिंग ऑफ एडिशनल लोन ओनली फॉर पेइंग स्टाम्प ड्यूटी एंड ब्रोकरेज, सैंक्शनिंग ऑफ एडिशनल लोन ओनली फॉर एक्वायरिंग फर्नीचर फिक्सचर इन द न्यू हाउस। तो टॉपिंग अप का मतलब होता है दोस्तों कि आप एडिशनल लोन को सैंक्शन कर रहे हैं फर्नीचर या फिक्सचर को एक्वायर करने के लिए नए हाउस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैंक स्टार्टेड यूजिंग डैश फॉर असेसिंग क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द एप्लीकेंट वाइल प्रोसेसिंग रिटेल सेगमेंट लोन एप्लीकेशन। यानी रिटेल सेगमेंट लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस करते वक्त बैंक जो है किस मॉडल को यूज़ करने लगी ताकि एप्लीकेंट के क्रेडिट वर्दीनेस को एसेस किया जा सके। तो क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल, बैलेंस शीट एनालिसिस, एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट, क्रेडिट रिपोर्ट। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, क्रेडिट रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एज पर काउंटर साइक्लिक मेजर द स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग रेट फॉर इंडिविजुअल हाउसिंग लोन सैंक्शन अप टू 31 मार्च 2022 शैल बी। मतलब आपको बताना है कि प्रोविजनिंग रेट कितना होगा इंडिविजुअल हाउसिंग लोन के लिए जो कि 31 मार्च 2022 तक सैंक्शन किया गया है। तो 0.25%, 25%, 0.04%। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है दैट इज 0.25%। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक केस स्टडी पूछा गया था, याद रखिएगा 0.25% होता है हमारा स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग का। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, XYZ बैंक विच हैज़ लिमिटेड नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज डिसाइडेड टू एंटर इनटू क्रेडिट कार्ड बिजनेस। द बैंक इज एडवाइज अगेंस्ट एंटरिंग बिजनेस एज द मार्केट इज ऑलरेडी फ्लडेड विद नंबर ऑफ कार्ड्स विच दे आर फाइटिंग फॉर बिजनेस। The chairman of the bank was very aggressive and felt that entering the credit card market can be profitable if done correctly. He constituted a core team to carefully study the market, which finally came out with 3 different cards aimed at 3 different segments. These cards are Platinum, Gold, and Classic. Besides, the product development team of XYZ Bank came out with the concept of photo card. Every XYZ Bank card would have photo, the card holder, reducing the chance of possible misuse in case of loss. Introducing a photo card at then held international games improved the membership of its card because the customer liability was limited in the case of theft of the card. ये आपको डाटा दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, फॉर XYZ बैंक द क्रेडिट कार्ड मैनेज इन इट्स डैश स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइन स्टेज। ऐसा सवाल पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, मैच्योरिटी क्या होता है, डिक्लाइन क्या होता है। दोस्तों इसका सही आंसर है इसका इंट्रोडक्शन स्टेज, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रेटजी वुड बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर XYZ बैंक टू इंप्रूव इट सेल्स ऑफ क्रेडिट कार्ड इन द मार्केट। यानी XYZ बैंक यदि अपनी क्रेडिट कार्ड के सेल्स को बढ़ानी चाहती है मार्केट में तो कौन सा स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेहतर होगा? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन भी, दैट इज मार्केट डेवलपमेंट। तो मार्केट डेवलपमेंट सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होगा XYZ बैंक के लिए अपने सेल्स ऑफ क्रेडिट कार्ड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है विच की फैक्टर ऑफ XYZ बैंक क्रेडिट कार्ड हेल्प इन इंक्रीजिंग द मेंबरशिप ऑफ इट क्रेडिट कार्ड। यानी क्रेडिट कार्ड की मेंबरशिप को बढ़ाने के लिए कौन सा की फैक्टर है XYZ बैंक का जो कि हेल्प करेगा इसकी मेंबरशिप को बढ़ाना? प्लेटिनम कार्ड, फोटो कार्ड, इंटरनेशनल गेम्स कार्ड, लिमिटेड लायबिलिटी कार्ड। तो आंसर है दोस्तों इसका प्लेटिनम कार्ड। Which of the following is the shrewd marketing strategy of XYZ Bank to boost the sale of its credit card? Launch of photo card during the international games, providing the 3 core benefit of credit, convenience and confidence, limited liability for theft and misuse, introduction of platinum, gold and classic card to cater to different marketing segment। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्लेटिनम, गोल्ड और क्लासिक कार्ड का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गिवन द ब्रांच नेटवर्क ऑफ XYZ बैंक थ्रू विच डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल कैन द क्रेडिट कार्ड बी सोल्ड इफेक्टिवली। कि दोस्तों क्रेडिट कार्ड का जो जो बेच रहा है ये तो किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से इफेक्टिवली बेचा जा सकता है? ऑनलाइन, ब्रांचेज, ATM, फिर लास्ट है इनडायरेक्ट चैनल। तो आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन भी, दैट इज ब्रांचेज। RBI has enabled faster settlement of the process of NEFT, National Electronic Fund Transfer, by increasing the settlement cycle to dash batches. Select the most appropriate। 12, 23, 48 और ये 24। आंसर है इसका 48 बैचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शॉप ऑनर सीक्स अ न्यू अननोन स्टिकर एट अ लो कॉर्नर ऑन अ POS, द रिस्क इज। तो जो शॉप ऑनर हैं वो एक अननोन स्टिकर लगा दिए हैं POS पे, तो रिस्क क्या है? अनऑथराइज अपसेट ऑफ द स्टैंडर्ड लुक एंड फील, इज अनवांटेड मैसेज डिस्प्ले, मे हैम्पर मेंटेनेंस, मे हाइड प्रूफ ऑफ टेम्परिंग विद द मशीन। तो आंसर है दोस्तों इसका इनऑथराइज अपसेट ऑफ स्टैंडर्ड लुक एंड फील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एज पर सेक्शन 13(2) ऑफ सर्फेसी एक्ट यू द सिक्योर्ड क्रेडिटर मे रिक्वायर द बोरोवर बाय द नोटिस इन राइटिंग टू डिस्चार्ज इन फुल इज लायबिलिटी विद इन डैश फ्रॉम डेट ऑफ नोटिस। मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर को जो है को रिक्वायर किया जाएगा कि बोरोवर मे रिक्वायर द बोरोवर बाय नोटिस in writing to discharge in full the liability within 25 days, 30 days, 45 days, 60 days। तो आंसर है दोस्तों इसका 60 डेज। नोटिस पीरियड से 60 दिन के अंतर्गत डिस्चार्ज करना पड़ेगा राइटिंग में। जिस दिन से राइट नोटिस दिया उसके 60 दिन के अंतर्गत। कंसिक्वेंट अपॉन रिसिप्ट ऑफ डिमांड नोटिस मिस्टर आर के बोरोवर, मिस्टर आर के वो बोरोवर है, मेक्स रिप्रेजेंटेशन एंड रेजेस सर्टेन ऑब्जेक्शन विच इज टाइम, व्हाट इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड रिप्लाई बेस्ड ऑन फैक्चुअल पोजीशन एंड मेरिट एज पर सेक्शन 13A। 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑब्जेक्शन, 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन लेटर, 7 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन, 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन और रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर आर के बीइंग एग्री बाय द मेजर टेकन बाय यू एज सिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर टेकिंग पोजीशन ऑफ द हाउस मे टेक एप्लीकेशन टू द DRT हैविंग जुरिडिक्शन विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम डेट ऑन रिसीव सच मेजर आर टेकन। तो आंसर इसका 45 डेज। यानी वो जो है एप्लीकेशन DRT को दे सकता है 45 दिन के अंदर, 45 दिन के अंतर्गत जिस डेट में मेजर वो लिया गया है। ठीक है, मिस्टर आर के बीइंग एग्री बाय द ऑर्डर मेड बाय द DRT कैन प्रेफर एन अपील अलॉन्ग विद सच फी एज प्रिस्क्राइब टू द एप्लीकेट ट्रिब्यूनल विद इन हाउ मेनी डेज। तो DRT का ऑर्डर मिल गया, फिर वो जो है अभी भी एग्रीव्ड है तो वो कितने दिन तक अपील कर सकता है फ़ी के साथ? DRT में एप्लीकेट अथॉरिटी वही होता है ना। तो आंसर है इसका 30 डेज। बिफोर मेकिंग अपील टू DRT द बोरोवर हैज़ टू डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट करना पड़ता है? 50% ऑफ डेबिट डिमांडेड बाय द बैंक और डिटरमाइंड बाय DRT whichever is less, 50% ऑफ द डेबिट डिमांडेड बाय द बैंक और डिटरमाइंड बाय DRT whichever is more, 30% ऑफ डेबिट डिमांडेड बाय द बैंक और डिटरमाइंड बाय DRT whichever is less, और डी का नन ऑफ दिस। बताइए क्या सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 50% ऑफ द डेबिट डिमांडेड बाय द बैंक और डिटरमाइंड बाय DRT whichever is less। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इज नॉट ऑफर टू डेबिट कार्ड होल्डर इन अ बैंक। यानी बैंक के जो डेबिट कार्ड होल्डर है उनको कौन सा बेनिफिट नहीं मिलता है? विड्रॉल नाउ पे लेटर, ऐसा नहीं है। ठीक है, कैश विड्रॉल थ्रू ATM, पेमेंट टू सेलर टू POS, ई-कॉमर्स पेमेंट ऑनलाइन। तो ऑप्शन ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग चैनल ऑफर द हाइस्ट लिमिट वाइल मेकिंग पेमेंट। सबसे ज़्यादा लिमिट कौन देता है? UPI,
दोस्तों पहला नंबर UIP लिख दिया गया है, वो गलत है, UPI होगा, NUUP नेशनल यूनिफाइड, और नेफ्ट और ATM। तो आंसर है दोस्तों इसका NEFT। NEFT में कोई लिमिट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग सर्विसेज कैन बी कैटेगराइज एज पारा बैंकिंग सर्विसेज अंडरटेकन बाय कमर्शियल बैंक। पारा बैंकिंग सर्विस के अंदर कौन सा आता है? देख रहे हैं इस तरह का पैटर्न पूछा जा रहा है, तो आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर करने के लिए दोस्तों आप हमारे मटेरियल का हेल्प ले सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गेट डिटेल अबाउट ऑफ योर मटेरियल देन यू कैन सिंपली व्हाट्सएप ऑन द नंबर 8292857381। नाउ लेट अस स्टडी कि पारा बैंकिंग सर्विस किसे कहा जाता है। करंट डिपॉजिट, बैंक एश्योरेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिपॉजिटरी सर्विस, मॉर्गेज लोन। 1, 3 and 4, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 5। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों B, दैट मीन्स 2, 3 and 4, यानी कि बैंक एश्योरेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और डिपॉजिटरी सर्विस, ये सब हमारा पारा बैंकिंग में आता है। बाकी करंट डिपॉजिट और मॉर्गेज लोन हमारा पारा बैंकिंग में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर एक्सटेंड गाइडलाइन बैंक में ऐड स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ हाउस ड्वेलिंग अंटिल फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग LTV रेशियो इफ द कॉस्ट ऑफ हाउस डज नॉट एक्सीड। यानी कि बैंक जो है स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज को जोड़ देती है हाउस के कॉस्ट में या ड्वेलिंग यूनिट के कॉस्ट में, ताकि LTV रेशियो कैलकुलेट कर सके। यदि हाउस का जो कॉस्ट है वो 30 लाख से ज़्यादा नहीं हो, 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो, 75 लाख से ज़्यादा नहीं हो या 10 लाख से ज़्यादा नहीं हो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज 10 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज डन ऑन इनकम कैपिटलाइजेशन, इनकम मोनेटाइजेशन, सेल स्टैटिस्टिक्स, सेल कैपिटलाइजेशन मेथड। ये आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर लैंड का वैल्यूएशन कैसे होता है। 1, 2 and 3, 2 and 4, 1 and 3, 1 and 4। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 3, दैट मीन्स इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड और सेल स्टैटिस्टिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट इज और आर द फुलक्रम ऑन विच द एंटायर रिटेल बैंकिंग रिवॉल्व्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल्स, कॉम्प्लेक्स क्लस्टर ऑफ वैल्यू सेटिस्फैक्शन। ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3, 1, 2 and 3। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन दैट इज ओनली 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनी डॉक्यूमेंट अदर देन अ विल हैज़ टू बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन डैश फ्रॉम डेट ऑफ एजुकेशन। यानी दोस्तों विल को छोड़कर बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसको कितने दिनों में एजुकेशन के डेट के अंतर्गत प्रेजेंट करना होता है। 4 month, 90 days, 120 days, नॉन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका 4 month। 4 month के अंदर आपको एजुकेशन डेट के अंतर्गत उसको प्रेजेंट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू फिजिकल फॉर्म। यानी आप सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है रीमेटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन, फॉर्मुलेशन, डीमेटलाइजेशन। तो इसको कहा जाता है दोस्तों रीमेटलाइजेशन, यानी आप इलेक्ट्रॉनिक को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन केस ऑफ डैश द मॉर्टगेजी कैन स्यू फॉर फोरक्लोजर बट कैन नॉट प्रोसीड फॉर सेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब किस केस में मॉर्टगेजी जो है वो फोरक्लोजर के लिए स्यू कर सकता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी के लिए सेल के लिए प्रोसीड नहीं कर सकता। सिंपल मॉर्टगेज, मॉर्टगेज बाय डिपॉजिटर, टाइटल डीड्स, इंग्लिश मॉर्टगेज, मॉर्टगेज बाय वे ऑफ कंडीशनल सेल। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, दैट इज मॉर्टगेज बाय वे ऑफ कंडीशनल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द नॉट अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लो थ्योरी ऑफ नीड। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कौन सा नहीं है? पेंशनर लोन, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट, सीनियर सिटीजन टाइम डिपॉजिट प्रोडक्ट, रिटायरमेंट सॉल्यूशन इन बैंकिंग एंड पेंशन प्लान इन इंश्योरेंस। दोस्तों मास्लो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाइएगा अच्छे से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज पेंशनर लोन। नेक्स्ट है, मिस्टर वी नीड अ सेकेंड हाउसिंग लोन फ्रॉम योर बैंक अकॉर्डिंग टू मास्लो थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन द नीड ऑफ द कस्टमर विल बी क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी। मतलब एक लोन ले चुका है, दूसरा लोन लेना चाह रहा है। सोशल नीड, सेफ्टी नीड्स, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसको कहते हैं एस्टीम नीड। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है केस स्टडी है, आपने 1 लाख का लोन सैंक्शन कर दिया मिस्टर आर के, इंटरेस्ट है 10%, रिपेबल इन 12 मंथ, EMI निकालना है। तो EMI का फॉर्मूला आपको पता है, EMI निकालिए 9167 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपको बताना है कि इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना होगा फर्स्ट EMI में। तो दोस्तों इसका मैंने अपने पेड मेंबर को बहुत ही अच्छे तरीके से इनको समझाया है, इसे कैलकुलेशन को। तो इंटरेस्ट कंपोनेंट जो आएगा इसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो यू विल गेट ₹833। नेक्स्ट है दोस्तों प्रिंसिपल कंपोनेंट फर्स्ट EMI में कितना होगा। तो दोस्तों इसको भी मैंने अच्छे से समझाया था अपने वीडियो चैनल में। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट यू विल गेट ₹7959, ऑप्शन सी। ओके, सो इफ़ यू वांट डिटेल सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू मस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सब्स्टिट्यूट द ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा डाटा है जो कि हमारे रिटेल बैंकिंग के ग्रोथ को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता? ठीक है, चेंजिंग कस्टमर डेमोग्राफी, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, एनी टाइम बैंकिंग, राइज ऑफ इंडियन मिडिल क्लास, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट फॉर रिटेल एसेट प्रोडक्ट। तो डज नॉट सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो आंसर होगा इसका दोस्तों इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट फॉर रिटेल एसेट प्रोडक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल बैंकिंग इंक्लूड फोकस टुवर्ड मास मार्केट सेगमेंट विच कवर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, एक्सटेंडिंग बैंकिंग फैसिलिटी टू स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस, डिलीवरी ऑफ सर्विस इन फिजिकल मीडियम। 1 and 3, 2, 3 and 4, 1, 2 and 4 and 1, 2, 3 and 4 all. So correct answer is option A, that is 1 and 3. That is इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मास मार्केट सेगमेंट पे इसका फोकस रखता है जो कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को कवर करता है। और थर्ड है हमारा एक्सटेंडिंग बैंकिंग फैसिलिटी टू स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर अप्रोप्रिएट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग? इंडिविजुअल सेगमेंट मास मार्केट B2C से अप्रोच, होलसेल क्लाइंट स्मॉल सेगमेंट B2B अप्रोच, हाई टिकट साइज हाई रिस्क लो रिटर्न मॉनिटरिंग लेस लेवरियस, हाई डिपॉजिट कॉस्ट। डी कर रहा है बोथ C, B and C. So correct answer is option A, individual segment और mass market, that is B2C approach. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिटेल बैंकिंग चैनलाइजेस फंड फ्रॉम सेवर्स टू बोरोवर, दिस रोल ऑफ रिटेल बैंकिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। यानी रिटेल बैंकिंग जो है फंड को चैनलाइज करता है सेवर से बोरोवर को, इस रोल को क्या कहा जाता है? एसेट ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, मनी क्रिएशन और लास्ट है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। सो इट इज़ कॉल्ड एसेट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कि आप जो है फंड को चैनलाइज कर रहे हैं सेवर से बोरोवर को, इसको हम लोग एसेट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। स्मार्ट कार्ड हैज़ माइक्रो प्रोसेसर रैम रोम, बी का रहा है माइक्रो प्रोसेसर रैम ईप्रोम रोम, सी का रहा है ओनली माइक्रो प्रोसेसर, डी का रहा है ओनली एन एप्लेट एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो स्मार्ट कार्ड में क्या होता है दोस्तों, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। देखिए ये डिजिटल बैंकिंग से सवाल पूछा गया था, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं डिजिटल बैंकिंग से। नेक्स्ट है, अ POA एग्जीक्यूटेड अब्रोड मस्ट बी स्टाम्प्ड इन इंडिया विद इन अ पीरियड। ठीक है, एक POA है जो कि एग्जीक्यूट किया गया है अब्रोड में, उसका भारत में स्टाम्प कितने पीरियड में हो जाना चाहिए? 3 months फ्रॉम डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, 4 months फ्रॉम रिसिप्ट इन इंडिया, एनी टाइम बिफोर इट पुट इन टू यूज, विद इन 3 months ऑफ रिसिप्ट इन इंडिया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, विद इन 3 months ऑफ रिसिप्ट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्विक फैक्स, ट्रांस यूनियन, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स। आंसर है क्विक फैक्स। ठीक है, देखिए 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है भारत में, क्रिसिल, इकरा, केयर, इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, एक्यूट रेटिंग रिसर्च। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन हुआ, इसके रिलेटेड जो कंसेप्ट है ये भी मैंने बताया है। तो मेरे MCQs में ये आपको मिलेगा कि आपको जो भी क्वेश्चन है उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वही मैंने बताया है। अब आपसे अगली बार पूछ देगा कि बताइए, क्रिसिल दे देगा, इकरा दे देगा, केयर दे देगा और चौथा नाम कुछ और दे देगा। आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, या भारत में कितने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो ये जो एक्स्ट्रा डाटा मैं आपको MCQ के साथ प्रोवाइड करता हूँ, आप उसका हेल्प ले सकते हैं। तो आंसर होगा इसका 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो आप देख सकते हैं, आपके सामने है। नेक्स्ट है, मोरेटोरियम पीरियड फॉर ऑटो लोन। ऑटो लोन का मोरेटोरियम पीरियड कितना होता है? 1 साल, 6 month, हॉलीडे पीरियड भी कहते हैं इसको, 3 month और नील। मोरेटोरियम पीरियड को हॉलीडे पीरियड भी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 नील। दोस्तों एक सवाल है कि एक हाउसिंग लोन है जो कि फुल्ली सिक्योर्ड है मॉर्टगेज के द्वारा, LTV रेशियो इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 80% बट लेस देन इक्वल टू 90% विल हैव रिस्क वेट ऑफ। मतलब LTV रेशियो आपको दे रखा है कि 80 और 90 के बीच में है, 80 और 90% के बीच में है, तो उसका LTV रेशियो क्या होगा? और ये जो हाउसिंग लोन है वो फुल्ली सिक्योर्ड है मॉर्टगेज के द्वारा। ऑप्शन ए है 0%, 20%, 50%, 100%। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 50%। दोस्तों चार्ट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के लिए रिटेल बैंकिंग के अंदर कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस कवर्ड है? पेंशनर लोन, रिटायरमेंट सिचुएशन, पेंशन प्लान इंश्योरेंस, सीनियर सिटीजन डिपॉजिट, एनी ऑफ द है बोथ A and B। आंसर है बोथ A and B, दैट इज पेंशनर लोन एंड सीनियर सिटीजन लोन। ये दोनों के दोनों दोस्तों सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के लिए इंक्लूडेड है। एक क्वार्टरली रिपेमेंट ऑफ लोन है, इसका इंटरेस्ट रेट है 8% पर एनम, इफेक्टिव रेट एनुअल इंटरेस्ट रेट पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, द करेक्ट आंसर इज 8.25%। ठीक है, 8.25%। द पार्टीज टू द फंड नेफ्ट सिस्टम आर, कौन कौन से पार्टीज होते हैं? सेंडिंग बैंक, नेफ्ट क्लियरिंग बैंक, रिसीविंग सर्विस सेंटर। 5 पार्टीज होते हैं, तो इनमें चारों पार्टीज करेक्ट हैं। सेंडिंग बैंक होंगे, नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर होंगे, रिसीविंग सेंटर सर्विस सेंटर होंगे। अ पर्सन आर विल टेक लोन, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। प्रोपोगेट मॉडल में आर क्या होता है, ओ क्या होता है, जी क्या होता है, टी क्या होता है, ई क्या होता है, पी होता है प्रोडक्ट, आर होता है रिस्क, ओ होता है अपॉर्चुनिटी, पी होता है पीपल, ए होते हैं एपेटाइट, जी होते हैं ज्योग्राफी, ए होते हैं एट्रीब्यूट, टी होते हैं ट्रेनिंग और ई से होता है एजुकेशन। प्राइमरी फीचर क्या होता है ये हमने पहले ही देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। हाँ ये देखिए, ये सवाल पूछा गया था। म्यूनिसिपल वैल्यू 32,000 दे रखा, 3,20,000 है। फेयर रेंट 3,50,000 है। स्टैंडर्ड रेंट 3,70,000 है। म्यूनिसिपल टैक्स 10% है। इंटरेस्ट ऑन फंड बोरोड 5 ईयर बैक ऑफ परचेज 42,000 है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, आप म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू को कंपेयर कीजिए, फेयर रेंट को। तो जो ग्रेटर वैल्यू है उसको चूज़ कीजिए। तो बताइए म्यूनिसिपल वैल्यू आपका 3,20,000 है, फेयर रेंट आपका 3,50,000 है, ज़्यादा वैल्यू 3,50,000 का है, यानी फेयर रेंट को आप चूज़ कीजिए।
ठीक है। अब देखिए उसके बाद स्टेप 2 में क्या है कि आपको फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करना है। तो फेयर रेंट तो आपका 3,50,000 है और स्टैंडर्ड रेंट कितना है 3,70,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू लेना है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा 3,70,000 का, ठीक है। तो जो मिनिमम वैल्यू आया ना वही आपका क्या हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना हो जाएगा 3,50,000। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से आपको मैक्सिमम लेना है और फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में से आपको मिनिमम लेना है, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सेकंड पूछेगा आपसे कि म्युनिसिपल टैक्स कितना पेमेंट हुआ। तो म्युनिसिपल टैक्स का 10% है। 10% किसका, तो जो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना है 3,50,000 है। तो 3,50,000 का एक 10% निकालिएगा आप, तो आपको मिल जाएगा 35,000। तो यही है सवाल था। तो दोस्तों आज का सवाल कैसा लगा आपको। यदि आप इस तरह के और भी MCQ सेशन चाहते हैं दोस्तों, यदि आप इस तरह के और भी PDF चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, यदि ऐसा सवाल पूछा जाने का ज़्यादा संभावनाएं रहता है, आप यदि किसी टॉपिक को छोड़ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर कर लिया जाए। तो दोस्तों आप पेड प्लान के लिए अपीयर होइए। आप यदि 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट में अपीयर होइए, इस तरह के 400 क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा, PDF सॉल्यूशन मिलेगा और आपको करेक्ट आंसर पता चलेगा आपका करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन का। इन सभी डिटेल जानकारी के लिए मुझे 8292857381 पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करूँगा। लेसन में बने रहने के लिए धन्यवाद और भी लोगों को जोड़े हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।